छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों का यह हमला बीजापुर में हुआ है। इस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। शहीद हुए जवान सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन के हैं। शहीद जवानों में एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। ये जवान पेट्रोलिंग पर निकले थे, तभी बासागुड़ा थाना क्षेत्र के मुरदोंडा गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से इनको उड़ा दिया। अब पूरे इलाके को सील कर नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में सूबे की 18 सीटों पर 12 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण में 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बहुत खास है। पहली बार अंडमान निकोबार के कार निकोबार आइलैंड पर नौसेना के बोइंग P-8I विमान की लैंडिंग हुई है। आप ये लैंडिंग देख सकते हैं। कार निकोबार में नौसेना के बोइंग P-8I की लैंडिंग रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। P-8I बोइंग लंबी दूरी का जासूसी विमान है जो पनडुब्बियों पर हमले पर नजर रखता है। इस विमान के जरिए दुश्मन की पनडुब्बियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हिंद महासागर के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में चीन की बढ़ती हलचल के बाद इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। P-8I अमेरिकी नेवी के P-8A का भारतीय वर्जन है। अमेरिका के अलावा यह विमान सिर्फ भारत के पास है। अमेरिका के साथ इस विमान की डील जनवरी 2009 में साइन हुई थी। यह विमान एक बार में 2222 किलोमीटर रेंज में उड़ान भरते हुए हमले कर सकता है। एक बार में यह विमान 8400 किलोमीटर की फेरी लगा सकता है। 85,139 किलो वजन के साथ 12,946 मीटर की ऊंचाई पर P-8I उड़ान भर सकता है। P-8I विमान में 2 पायलट समेत 7 क्रू मेंबर की जगह है। इसकी अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। P-8I में 11 तरह के हथियारों से हमला करने की क्षमता है। 5 तरह के हथियार विमान के अंदर फिट होते हैं, जबकि 6 तरह के हथियार बाहरी हिस्से में। इसमें AGM-84H क्रूज मिसाइल दागी जा सकती हैं। P-8I विमान एंटी शिप हार्पून मिसाइलों से लैस है। साथ ही इसमें एंटी सबमरीन मार्क 54 मिसाइल भी हैं। P-8I में नेवल मॉडर्न्स और टॉर्पीडो भी फिट है। इसी विमान में मल्टी मिशन सर्च रेडार की तकनीक भी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों की लोकेशन और स्पीड की जानकारी देती है। हिंद महासागर में दुश्मनों को हिलाने के लिए नेवी का हवाई जहाज आ गया तो इजराइल के एक हवाई जहाज की तस्वीर ट्वीट होने से पूरा पाकिस्तान टेंशन में आ गया। इजराइल के एक पत्रकार एवी स्कैर्फ ने ट्वीट किया कि तेल अवीव से उड़ा विमान इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद में 10 घंटे रहा और फिर तेल अवीव लौट आया। बस इतनी सी खबर से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। नवाज शरीफ की पार्टी ने इमरान खान की सरकार से सफाई तक मांग ली। बाद में पता चला कि जिस विमान का जिक्र हुआ था वो इजराइल में रजिस्टर्ड नहीं है। ये विमान तेल अवीव से जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचा और अम्मान से इस्लामाबाद। इजराइल का विमान पाकिस्तान पहुंचने पर बवाल इसलिए मचा क्योंकि दोनों देशों के बीच दुश्मनी के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। दुश्मनी भी इस हद तक है कि अगर अमेरिका ने न रोका होता तो 1980 के दशक में इजराइल ने पाकिस्तान पर हमले का पूरा मन बना लिया था। एक और हवाई जहाज की खबर। ब्रिटेन राजघराने के युवराज प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वो शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया में अनहोनी का शिकार होते होते बच गया। प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेगन इन दिनों छुट्टियां बिता रहे हैं। टोंगा आइलैंड से क्वांटास एयरवेज के विमान से दोनों सिडनी जा रहे थे। सिडनी एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग होने ही वाली थी कि पहिए खुलने लगे, तभी पायलट को रनवे पर एक दूसरा विमान नजर आया। पलक झपकते ही पायलट ने विमान की लैंडिंग रद्द कर दी और उसे ऊंचाई पर उड़ा दिया। बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। स्पेस एजेंसियां अपने लॉन्च पैड से रॉकेट और सैटेलाइट रवाना करती है, लेकिन नासा ने सैटेलाइट लॉन्च पैड पर जो किया वो बेहद रोमांचक है। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर अचानक पानी का जबरदस्त फव्वारा फूट पड़ा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर नासा का लॉन्च पैड नंबर 39B पूरी तरह पानी में डूब गया। ये वीडियो खुद नासा ने जारी किया है और बताया है कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल सैटेलाइट लॉन्च होते समय भयानक गर्मी और तेज आवाज पैदा होती है। 1 मिनट में 4.5 लाख गैलन पानी उड़ेलकर नासा उसी हीट और साउंड का साइड इफेक्ट खत्म करने का प्रयोग कर रहा है।
दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रहकर एक युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। जब वह यूपी के बुलंदशहर में पकड़ा गया तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। यह है बुलंदशहर के खुर्जा का जाहिद, जो परिवार वालों की नजर में एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन पीठ पीछे वो पाकिस्तान के संपर्क में था। पुलिस का कहना है कि वो पाक खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करता था और पाकिस्तान भी आता जाता रहता था। इसके पास तो कुछ प्रतिबंधित दस्तावेज मिले हैं और इसके साथ साथ जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं यहाँ से खुफिया जानकारी लेके, सेना से संबंधित जानकारियां लेके और मैं पाकिस्तान जो इसके संपर्क सूत्र हैं उनको संप्रेषित करता है। पुलिस के मुताबिक जाहिद 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। वो स्काइप के जरिए ISI के संपर्क में रहता था, साथ ही व्हाट्सएप से गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था। बताया जा रहा है कि मेरठ कैंट को लेकर उसने कुछ फोटोज भी पाकिस्तान भेजे। इससे पहले वो रोहतक को लेकर भी गोपनीय सूचना पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि पुलिस के आरोपों को जाहिद के परिजन खारिज कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए वहां 2 बार गया और फोन से संपर्क में रहता है। ऐसा भाई मेरा कभी भी नहीं कर सकता। पुलिस ने जो भी उसके ऊपर बुनियाद लगा दी, बेबुनियाद सवाल उसके ऊपर खड़े कर रही है, वो किसी कीमत पे भी ये काम नहीं कर सकता। भाई छोटा जो है ये 2 बार पाकिस्तान हुआ है, उसके बाद में ऐसी कोई वो नहीं हुई है। बात फोन पे होती रहती है। वो कभी खाला उनसे, नानी से, इनसे लोगों से बात करके उन्हें काट देता है। परिवार वाले जो कहें, लेकिन पुलिस पुख्ता सबूत होने की बात कह रही है और जाहिद से और जानकारियां जुटाने में जुटी है। क्या दिल्ली के आसपास पाकिस्तानी एजेंटों का बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि दिल्ली के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसे कई एजेंट पकड़े जा चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बुलंदशहर में जाहिद की गिरफ्तारी से एक हफ्ता पहले 19 अक्टूबर को मेरठ कैंट से भारतीय जवान कंचन को गिरफ्तार किया गया था, जो ISI को खुफिया जानकारियां भेज रहा था। 8 अक्टूबर 2018 को DRDO का इंजीनियर निशांत अग्रवाल मेरठ से पकड़ा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट में कार्यरत निशांत पर पाकिस्तान को सूचनाएं साझा करने का आरोप था। 27 नवंबर 2015 को STF ने मेरठ कैंट से ISI एजेंट एजाज को गिरफ्तार किया था। 16 अगस्त 2014 को मेरठ से ISI एजेंट आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया था। 10 जनवरी 2009 को सहारनपुर से ISI एजेंट आमिर अहमद उर्फ भूरा की गिरफ्तारी हुई थी। 10 मार्च 2005 को मेरठ से खलील हुसैन शाह नाम का ISI एजेंट गिरफ्तार किया गया था। 18 अप्रैल 2004 को मेरठ से रूबी बेगम नाम की महिला ISI एजेंट की गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तान अब सचमुच आतंकिस्तान बन गया है। आतंक फैलाने के मामले में उसने सीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप ने आतंकी खतरे के ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान को अव्वल बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के अड्डों और आतंकी संगठनों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे है। पाक आर्मी के पैदा किए गए लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से आज दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए सीरिया से 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान जिम्मेदार है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन या तो पाकिस्तान में है या फिर पाकिस्तान उनकी मदद करता है। अफगानिस्तान में भी आतंकियों का सबसे बड़ा गुट पाकिस्तान के समर्थन से ही चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी गिरोह खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कबायली इलाकों, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में है। अफगानिस्तान के उप रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उनके देश में 21 संगठनों के 50,000 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिसमें से 70% आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के आतंकियों से अफगानिस्तान और भारत सबसे ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत के आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने बेहद कड़ा बयान दिया है। दिल्ली में इन्फेंट्री डे के मौके पर इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सलामी देने के बाद जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय सरहद में घुसपैठ कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आर्मी चीफ ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान ने घुसपैठियों को नहीं रोका तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का संकेत दिया है। हम तो संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं कि इससे नुकसान आपको पहुंचेगा। हम तो घुसपैठ रोकने में काबिल हैं और जो आदमी या जो आतंकवाद हमारे देश में घुसपैठ कर लेता है हम उसको अंदर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का माहौल बना रहा और इस तरह का सहयोग अगर वो घुसपैठियों को देते रहे तो हमारे पास अन्य कार्रवाई करने के भी हमारे पास सहूलियत है, हम कर भी सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज करने का वक्त भी आ गया है। पाकिस्तान के मोहरे पत्थरबाज पहले से सैन्य कार्रवाई करने वाले जवानों की राह में रोड़ा बनते रहे हैं और अब तो हमारे जवानों की जान भी लेने लगे हैं। पत्थरबाजों ने क्विक एक्शन टीम के जवान राजेंद्र सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया और शुक्रवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। राजेंद्र सिंह की शहादत से आर्मी चीफ विपिन रावत को गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। उन्होंने पत्थरबाजों की हिमायत करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। जनरल रावत ने कहा कि पत्थरबाजों ने हमारे जवान की जान ले ली और लोग कहते हैं कि पत्थरबाजों को ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों का साथी न कहो। एक जवान जो कि बॉर्डर रोड्स की कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहा था। बॉर्डर रोड किस मकसद से वहां है? बॉर्डर रोड हथियारबंद फौज नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रोड जो है सड़क निर्माण की कार्रवाई कर रही है, ब्रिज के निर्माण में लगी हुई है, अन्य कार्रवाई में लगी हुई है। उनकी कॉन्वॉय को जो एस्कॉर्ट कर रहा था जवान, ताकि उसके ऊपर आतंकवादी हमला ना हो पाए, उस पर भी लोगों ने पथराव करके उसकी जान ले ली। अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राफेल सौदे को लेकर हर स्तर पर मोर्चा खोले हुए हैं। अब राहुल ने मोदी सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सैनिकों से मुलाकात के दौरान राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने पूर्व सैनिकों के साथ कुछ भी ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करेगी। राहुल ने यहां भी राफेल को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अनिल अंबानी को कुछ नहीं करने के लिए 30,000 करोड़ दे सकती है, लेकिन सैनिकों को OROP नहीं दे पाती। आपने 30,000 करोड़ रुपए बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना कोई बैकग्राउंड, 30,000 करोड़ रुपए आप अनिल अंबानी को देने के लिए तैयार हो, मगर हमारी सेना के इक्विपमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पेंशन के लिए आप काम करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने राफेल डील की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सरकार ने फ्रांस के साथ हुई इस डील की जानकारी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सौंपी। राफेल डील को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से इस समझौते की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी थी। कोर्ट के इसी निर्देश पर अमल करते हुए सरकार ने राफेल डील से जुड़ी जानकारियां आज सौंप दी। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। बीजेपी ने एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भोपाल में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल सोनिया को भ्रष्ट और हेराल्ड मामले को क्लासिक केस बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस केस में जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसमें एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी जी है और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी जी है। दोनों ने लूटा है और उसके बाद दोनों आज बेल पे बाहर है, 50,000 रुपए के मुचलके पे, जिसको अंग्रेजी में बेल बॉन्ड कहा जाता है। माता और पुत्र दोनों बेल पे बाहर है और जेल से कुछ कदम भी मुझे लगता है दूर है। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर संबित पात्रा से तथ्यों के आधार पर सवाल जवाब शुरू किया तो वो चुप्पी साध गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने पात्रा और स्थानीय SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई को बिरयानी खिलाना पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। मुंबई से सटे थाने में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को VVIP सुविधा देने वाले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित पुलिस वालों में एक सब इंस्पेक्टर भी है। बिल्डर से उगाही के आरोप में गिरफ्तार इकबाल कासकर को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप जब पुलिस वालों पर लगा तो जांच की गई और फिर थाने पुलिस के कमिश्नर ने इन 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। जेल से थाने अस्पताल ले जाने के दौरान इकबाल कासकर को पुलिस ने VIP सुविधाएं मुहैया कराई थी। एक कार के अंदर कासकर को बिरयानी पहुंचाई गई थी। इतना ही नहीं, कासकर को पीने के लिए सिगरेट भी दी गई थी। साथ ही कासकर को बात करने के लिए फोन भी दिया गया था। आरोप है कि ये सुविधाएं देने के लिए पुलिस वालों ने कासकर से पैसे लिए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती सुनवाई सोमवार 29 अक्टूबर को होगी और उस दिन ही नियमित सुनवाई की तारीख तय होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
अयोध्या विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर के लिए और लंबा इंतजार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज में वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 15 नवंबर से राम मंदिर के लिए हमारा अभियान शुरू होगा। 68 साल हो गए, संकेत मिले थे कि जल्दी सुन के फैसला करेंगे, नहीं कर रहे, तो अब अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कानून बनाए और मंदिर बने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर ही बनेगा, वहां बाबर की कोई निशानी नहीं रहेगी। हर राम भक्त इस आशा और प्रतीक्षा में है कि सुनवाई जल्दी पूरी होगी, जल्दी फैसला आएगा और राम मंदिर के निर्माण के मार्ग की बाधा हटेगी और मंदिर निर्माण शीघ्रता से होगा। एक बात स्पष्ट कर दूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा। अब वहां बाबर के नाम की कोई इमारत और स्मारक नहीं बनेगा। केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। केरल के कन्नूर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबरीमला मंदिर विवाद को लेकर न सिर्फ सूबे की लेफ्ट सरकार पर निशाना साधा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। केरल की ये सरकार सबरीमला मंदिर, जो श्रद्धालु, जो जनता अपनी आस्था के लिए संघर्ष कर रही है, उस पर दमन का कुचक्र चला रही है। एक कम्युनिस्ट सरकार कान खोलकर सुन ले, जिस प्रकार से भगवान अय्यप्पा के श्रद्धालुओं पर, इनके भक्तों पर दमन का कुचक्र चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के आस्थावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। मैं सरकारों को और भी जो आदेश करती है उनको कहना चाहता हूं, सरकारों ने और कोर्ट में आदेश ऐसे करने चाहिए जिसका पालन हो सके। ऐसे आदेश नहीं करने चाहिए जो लोगों की आस्थाओं को तोड़ने का काम करे। वहीं अमित शाह के हमले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान संविधान और कानून के खिलाफ है। उनके एजेंडे का मकसद साफ है, उनके एजेंडे में मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं है। उनका बयान आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे को दर्शाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में पत्रकार शहीद नकवी की किताब के विमोचन के मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं था, बल्कि भारत भी विभाजन के लिए बराबर जिम्मेदार है, जिसे हम मानने को तैयार नहीं हैं। हामिद अंसारी का दावा है कि सरदार पटेल ने भी कहा था कि भारत को एक रखने के लिए बंटवारा जरूरी था। हामिद अंसारी ने आरोप लगाया कि बाद में राजनीतिक कारणों से सिर्फ मुसलमानों को ही बंटवारे का जिम्मेदार बताया जाने लगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया, उनके बारे में हामिद अंसारी का बयान आपत्तिजनक है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हामिद अंसारी जी ने कहा है कि केवल मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पार्टीशन, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत के पार्टीशन, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। कांग्रेस के समर्थक हामिद अंसारी जी का बयान यह बिल्कुल अनुचित है। इस बयान के लिए हामिद अंसारी जी को खेद मांगना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिहार के गया रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने उड़ाने की धमकी दी है। स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी भेजकर नक्सलियों ने 10 दिनों में 20 लाख की लेवी देने को कहा है। लेवी न देने पर स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। नक्सली अपने इलाके में ठेकेदारों, जमींदारों और सरकारी अधिकारियों से लेवी के नाम पर उगाही करते हैं, इसलिए धमकी भरे पत्र की पुलिस छानबीन कर रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी को आंख दिखाई है। लखनऊ के रमाबाई मैदान में अपनी पार्टी की रैली में राजभर ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। राजभर ने दो टूक कहा कि वो बीजेपी का गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। उनका मन अब इस पार्टी से टूट गया है और वो इस्तीफा देकर रहेंगे। मंत्री की बात करते हो, हम तो मंत्री की बात नहीं करते, हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। हिस्सेदारी नहीं करें, हम मेरे साथ नहीं रहेंगे।
हाल ही में शरद पवार की एनसीपी का साथ छोड़ने वाले तारिक अनवर ने आज कांग्रेस का हाथ फिर से थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में तारिक अनवर ने कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता ली। बिहार के कटिहार से सांसद रहे तारिक अनवर ने पिछले महीने 28 सितंबर को एनसीपी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। राफेल डील में पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने फैसला लिया था। इसके बाद से ये अटकलें लग रही थी कि तारिक अनवर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर तारिक ने 1999 में कांग्रेस छोड़ी थी और शरद पवार के साथ चले गए थे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सीएम रमन सिंह ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से चुनावी प्रचार का आगाज किया। सुकमा जिले के कोटा में उन्होंने पहली रैली की और दावा किया कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 65 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस बार जो तैयारी है, इस बार जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता का उत्साह है, उम्मीद है इस जीत की शुरुआत कोंटा से हम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 65+ टारगेट की शुरुआत आज पहली सभा से कोंटा से कर रहा हूं। राजस्थान की चुनावी राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कभी भी किसी तीसरे दल की कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन इस बार जिस तरह से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बेचैनी है। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि 29 अक्टूबर को जयपुर में आक्रोश रैली कर वो तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। तीसरे मोर्चे के लिए बेनीवाल बीएसपी और बीजेपी के विधायक रहे घनश्याम तिवारी की दीनदयाल वाहिनी से बातचीत कर रहे हैं। माना जाता है कि बेनीवाल के पास जाट वोटों का बड़ा आधार है, जिसके जरिए कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। नागौर इलाके से आने वाले बेनीवाल के शेखावटी और मारवाड़ में भी अच्छी खासी पकड़ है। घनश्याम तिवारी के साथ ब्राह्मण वोट बैंक और बीएसपी का अनुसूचित जाति का वोट बैंक साफ आ जाता है, तो कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जनता को नेता कठपुतली समझते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त अब बीजेपी को असली कठपुतलियों का ही सहारा दिख रहा है। कठपुतली नाच बीते जमाने की बात हो गई, लेकिन बीजेपी को लगता है कि यही कठपुतली नाच राजस्थान में उसकी चुनावी बैतरणी पार लगाएगा। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी के प्रमुख अशोक पांड्या को बीजेपी ने कठपुतली नाच के जरिए वसुंधरा सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में जारी है, तो वो माध्यम अपनाना चाहेंगे जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं और सीधे मन को छूते हैं। कठपुतली है, नुक्कड़ नाटक है, हमारा लोक गायन है। इंदौर में आवारा कुत्ते भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। कुत्ते के आतंक से परेशान इंदौर के एक इलाके के लोगों ने बाकायदा बैनर पोस्टर लगा रखे हैं और लिखा है कि यहां वोट मांगने आना मना है। दरअसल इस इलाके में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है, जिससे दहशत मची हुई है। लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से कई बार शिकायत कर ली, लेकिन इन आवारा कुत्तों का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, जिसके बाद इन लोगों ने वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 एक्टिविस्टों की मुसीबतें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। पुणे पुलिस ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य एक्टिविस्ट वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को भी 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुणे की एक अदालत ने इन तीनों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी। इन तीनों को नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के मामले में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 31 दिसंबर को हुए एल्गार परिषद सम्मेलन के बाद भीमा कोरेगांव हिंसा भड़की थी। ये तीनों उस सम्मेलन में शामिल थे। नौकरी आर्मी की और काम चोरी का ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सेना के एक जवान पुष्पराज को लूटी गई कार के साथ पकड़ा है। उसके साथ एक और अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जबकि 4 बदमाश फरार हो गए हैं। आर्मी का जवान पुष्पराज नासिक में तैनात है। पुलिस का दावा है कि वो छुट्टी लेकर मुजफ्फरपुर आता था और लूटपाट करता था। झारखंड के देवघर में एक कुएं से युवक युवती की लाश मिली है। युवक युवती प्रेमी बताए जाते हैं और दुर्गा पूजा के बाद ही दोनों गायब थे। एक हफ्ते बाद दोनों के शव एक कुएं में तैरते हुए मिले। पुलिस जांच कर रही है कि ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। पंजाब में पराली जलाने के मामले में पिछले साल के मुकाबले
कम हो रहे हैं। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए खेतों में पराली जलाने पर पाबंदी है, लेकिन किसान पराली जलाने को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पराली हटाने में पैसा और समय ज्यादा खर्च होता है। अगली फसल के लिए खेत तैयार करना है, इसलिए पराली जलाना उनकी मजबूरी है। हालांकि अब पंजाब में पराली जलाने के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक यानी पिछले एक महीने में पंजाब में पराली जलाने के 7,503 मामले आए हैं। इसी दरमियान पिछले साल यानी 2017 में पराली जलाने के 13,364 केस सामने आए थे। 2016 में 27 सितंबर से 26 अक्टूबर के दरमियान पंजाब में पराली जलाने के 19,879 मामले सामने आए थे, यानी 2 साल पहले के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामलों में करीब 2/3 गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का खामियाजा दिल्ली भुगत रहा है। दिल्ली में हल्की ठंड के साथ ही स्मोक का असर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा में प्रदूषण की हालत या तो बेहद खतरनाक है या फिर खतरनाक है। दिल्ली में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी यानी EPCC ने आगाह किया है कि 1 नवंबर के बाद से दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली की आबोहवा में कोई बदलाव नहीं होगा। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। विंड भी इतना तेज हवा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इतना नीचे तक आके ऐसा कुछ वेदर में बहुत ज्यादा बदलाव होने का संभावना तो नहीं है, और टेम्परेचर में भी ज्यादा फर्क होने का वो भी नहीं है। एयर क्वालिटी लेवल सीवियर लेवल पे है, तो स्पेशली जो एल्डरली हैं या बच्चे हैं और जो जिनको सांस की तकलीफ है या क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम है, उनको बाहर जाना थोड़ा सा कम करना चाहिए जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। और अगर जाना जरूरी है तो प्रेफरेबली मास्क लगा लें, उससे कुछ हद तक उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। मध्य प्रदेश के मुरैना में डेंगू का कहर बरपा है। डेंगू की चपेट में आने से मुरैना में 4 बच्चों की मौत की खबर है। वहीं भारी संख्या में डेंगू बुखार से पीड़ित बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्चे भर्ती हैं। मीटू अभियान के तहत यौन शोषण के कई अलग अलग आरोपों से घिरे अभिनेता आलोकनाथ को बड़ा झटका लगा है। विनीता नंदा मामले में मुंबई की डिंडोरी सेशन कोर्ट ने आलोकनाथ की पत्नी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि जब तक आलोकनाथ पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक विनीता नंदा के बयान देने पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि विनीता को किसी भी प्लेटफॉर्म में बोलने का अधिकार है, यह व्यक्ति की आजादी के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए हम उनके खिलाफ ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। वो टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट या दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना बयान दे सकती हैं। इस मामले को लेकर आलोकनाथ ने विनीता पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं विनीता नंदा ने इस मामले में आज ओशिवारा थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान दौरे पर हैं। मोदी 29 अक्टूबर तक जापान में रहेंगे। इस दौरान वो टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता करेंगे। मोदी और आबे के बीच ये 5वीं शिखर वार्ता होगी। अपनी जापान यात्रा में मोदी दोनों देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, कृषि और आपदा जोखिम कम करने की तकनीक पर समझौता कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गति देने और मेक इन इंडिया के लिए जापान से निवेश भी मोदी की जापान यात्रा के एजेंडे में है। जापान में मोदी यामनाशी में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन फर्म का भी दौरा करेंगे। पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटाए जाने के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को पीएम पद की शपथ दिलाई। दूसरी तरफ विक्रमसिंघे ने खुद को हटाए जाने को गैरकानूनी बताया और कहा कि वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। श्रीलंका की सियासत में उलटफेर तब हुआ जब सिरिसेना की पार्टी ने शुक्रवार को रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राजपक्षे के पीएम बनने के बाद ये सवाल बड़ा हो गया है और खड़ा हो गया है कि भारत के साथ श्रीलंका के रिश्ते कैसे होंगे। राजपक्षे को चीन को लेकर नरम रुख भारत को परेशान कर सकता है। इससे पहले जब राजपक्षे श्रीलंका की सत्ता से हटाए गए थे तो उसके पीछे अहम कारण हम्बनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव था। ऐसा होता तो चीन के पनडुब्बी जहाज श्रीलंकाई जल क्षेत्र में डेरा डालते, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होता। हालांकि तब राजपक्षे सत्ता से बाहर हो गए और अब हम्बनटोटा मामला लटक गया है। अब जब फिर राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम्बनटोटा और चीन को लेकर उनका रुख कैसा होगा। नहले पे दहला में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरें जारी हैं।
नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई से सटे भयंदर में किन्नरों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। दरअसल कुछ किन्नर भयंदर स्टेशन के पास एक दुकान में दिवाली का नजराना मांगने पहुंचे थे। इससे दुकानदार भड़क गए और लोहे के सरिये से किन्नरों पर हमला बोल दिया। पिटाई से गुस्साए बाकी किन्नर थाने पहुंच गए और हंगामा भी किया। मुंबई के डोंबिवली में मेन हॉल में 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। पहले एक सफाई कर्मचारी नाले की सफाई करने मेन होल के जरिए नीचे उतरा, लेकिन वो फंस गया। उसकी मदद के लिए 2 और सफाई कर्मचारी नाले में उतरे, लेकिन वो भी फंस गए। दम घुटने की वजह से तीनों की नाले में ही मौत हो गई। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, लेकिन मुंबई के पास पालघर के लोग इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतरने नहीं देना चाह रहे। बुलेट ट्रेन के लिए अभी पटरी बिछी भी नहीं कि उसकी अर्थी यात्रा निकाल दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने धिक्कार मोर्चा निकाला और 2 टूक कह दिया कि हम अपनी जमीन से बुलेट ट्रेन गुजरने नहीं देंगे। दरअसल पालघर में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन का सर्वे हो रहा है, लेकिन यहाँ के किसान जमीन देने को तैयार नहीं। चाहे मुआवजा कितना भी ज्यादा क्यों न मिले, इन लोगों का कहना है कि जमीन दे देंगे तो फिर क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे। बिहार के मुंगेर से एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे आशुतोष की सड़क हादसे में मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आशुतोष की कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। आशुतोष नोएडा में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। आशुतोष के पिता सूरजभान सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। सूरजभान भी सांसद रह चुके हैं। झारखंड के साहेबगंज में एक बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी मच गई। साहेबगंज में क्रशर चलाने वाले बीजेपी नेता दिनेश पटेल को पहले अपराधियों ने लाठी डंडे से पिटाई की और फिर कनपटी से सटाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिनेश पटेल पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगवा करने के बाद 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव कृष्णपुरा पुल के पास मिला है। सुदामा नगर की रहने वाली इस बच्ची को उसके पिता के साथ काम करने वाले एक युवक ने अगवा कर लिया था। आरोपी पहले भी एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक दुराचारी युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अमलई इलाके में इस युवक ने 2 बच्चियों को बाइक पर लिफ्ट दी और फिर एकांत में एक के साथ जाति करने लगा। दूसरी बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड में मासूम के साथ दरिंदगी की गई। भिंड के सपाड़ में 3 साल की बच्ची को एक साधु बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी साधु को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर के हरमाड़ा में पुलिस ने शराब से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब लदी 2 गाड़ियों को रोका। गाड़ी से 48 कार्टन देशी और 13 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली है। एक आरोपी पकड़ा गया जबकि 2 फरार हो गए। भागने के दौरान आरोपियों ने एक सिपाही पर चाकू से हमला भी कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये फेक कॉल सेंटर सेक्टर 63 के घर से चलाया जा रहा था। पुलिस ने इसके संचालक समेत 31 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से 34 कंप्यूटर, 34 हेडफोन, कई बैंकों की चेकबुक, एटीएम कार्ड मिले हैं। आरोपी संचालक गुजरात का रहने वाला है, जबकि ज्यादातर कर्मचारी नागालैंड के दीमापुर के हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये कॉल सेंटर फर्जी है। गुरु की नगरी अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहब के दर्शन करने और मत्था टेकने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने इस दौरान सुख शांति के लिए अरदास किया। प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल अलग ही समा बांध रहा था। देश भर में सुहागिनों के पर्व करवा चौथ की छटा बिखरी हुई है। जैसे ही आसमान में चांद दिखा, सुहागिनों का मन खिल उठा। चांद दिखते ही महिलाओं ने जल का अर्घ्य दिया। चांद के दीदार के साथ ही करवा चौथ का व्रत भी संपन्न हो गया। महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का पर्व करती हैं। आज सुहागन महिलाएं करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मना रही हैं। यूपी के महाराजगंज में करवा चौथ पर 2 सुहागनों को उनके पतियों ने गिफ्ट में शौचालय बनाकर दिया। इन महिलाओं को खुले में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में भारत सरकार के स्वच्छता मिशन से प्रेरित होकर फरेंदा गांव के 2 लोगों ने अपनी पत्नियों को टॉयलेट रूपी अनोखा गिफ्ट देकर उनकी परेशानी दूर कर दी।
एक इंसान को हाथ पैर मिलाकर 20 उंगलियां होती हैं, लेकिन बिहार का एक परिवार अपने सदस्यों की 24-24 उंगलियों से ही परेशान है। इन बच्चों के हाथों पर गौर करें। हर हाथ में 6-6 उंगलियां, पैरों पर भी नजर डालिए, यहाँ पर भी 5-5 की जगह 6-6 उंगलियां। गया जिले के टेउसा बाजार के चौधरी टोला का परिवार इन अतिरिक्त उंगलियों से बेहद परेशान है। 6 उंगलियां होने की वजह से चप्पल जूते पहनने मुश्किल हो जाते हैं, तो चूड़ियां भी हाथों में समा नहीं पाती। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शादी के लिए रिश्ता नहीं मिलता। पता है कि लड़का लड़की की शादी नहीं होता है, यहाँ कुछ होता है, परेशानी होता है, कोई कुटुंब नहीं ढूंढता है, और कुछ होता है। 6 उंगली से नहीं होता है शादी, कि 6 उंगली है। ये 10 ससुर के तो ससुर को तो फिर उसको खानदानी चल रहा है आपका। दरअसल सुखाड़ी चौधरी की 6-6 उंगलियां थी और फिर उनके पूरे खानदान के सभी लोगों को जन्म से ही 6-6 उंगलियां सौगात में मिलती चली गई। फिलहाल चौधरी परिवार के 12 सदस्यों की 6-6 उंगलियां हैं। तो पुणे वनडे में भारत की हार हो गई है। हालांकि विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया और लगातार तीसरा शतक लगाया वनडे में एक ही सीरीज के दौरान। इस रिकॉर्ड के बावजूद भारत थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा और उसे 43 रनों की हार मिली है।